तो विल फाइंड एक्चुअली मैंने ये बताया था आप लोगों को कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 ब्रीदिंग, जो हमने खत्म किया। नंबर 2 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमने खत्म किया। नाउ टुडे वी गोना स्टार्ट इंटरनल रेस्पिरेशन, नंबर 3, एंड नंबर 4 सेलुलर रेस्पिरेशन। आज रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। मेजोरिटी टॉपिक हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। नाउ विल जस्ट टेक इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदर की तरफ O2 कैसे एल्वेलाई में आता है, सॉरी एल्वेलाई से लंग्स में, लंग्स से वो कैपिलरीज में कैसे आता है, एंड CO2 कैसे वो बाहर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इजी है। इंटरनल रेस्पिरेशन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, एक हो गया O2 और दूसरा CO2, ठीक है। उसमें पहला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कोई बता सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है? बहुत इजी टॉपिक है, लास्ट टाइम में मैंने इंडिकेशन दे दिया था। एनीवन हैज एनी आइडिया? सिंपल, हीमोग्लोबिन। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है। वो क्या करेगा, O2 को O2 को 97%, 100 भी नहीं बोलता, 97% ऑफ O2, हाँ, वो कौन कैप्चर करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी लास्ट टाइम मैंने बताया था, आरबीसी इज कॉल्ड व्हाट? रेड ब्लड सेल। एंड रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन एक्ट लाइक अ रेस्पिरेटरी कैरियर, वो O2 को कैरी करता है, O2 को कंबाइन करता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लास्ट टाइम भी मैंने ये वर्ड यूज किया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल कंपाउंड। जहाँ जहाँ आरबीसी जाएगा, जहाँ जहाँ एचबी जाएगा, वहां वहां O2 जाते रहेगा। और समझो, जाते 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 लिवर को O2 लगा तो दे देगा, आगे जाएगा इंटेस्टाइन को लगा तो दे देगा, आगे जाएगा हार्ट को लगा तो दे देगा। तो मतलब ऑल अराउंड द बॉडी जो O2 जाता है with the help of hemoglobin, that is a molecule called oxyhemoglobin, right, which is an unstable compound। कहीं भी जाएगा, ब्रेक होगा, O2 दे देगा, फिर नीचे रिटर्न में CO2 लेकर आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। देख, that is what called ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और भी कुछ बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में? अब सब थ्योरी है, कल पूरा मैंने उड़ा दिया, पूरा डायग्राम वगैरह सब हो गया। आज सिर्फ थ्योरी का काम है, डिजीज भी है, थ्योरी है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, या आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट ये देखने मिलेगा आप लोगों को कि चलो हमने मान लिया कि 97% एचबी के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, वो ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन दे देता है, एचबी CO2 ले लेता है और रिटर्न आ जाता है, ठीक। बाकी 3%, बाकी 3% प्लाज्मा, जो बाकी 3% जो रहेगा ना ऑक्सीजन, प्लाज्मा में पड़ा रहेगा, तो प्लाज्मा के थ्रू वो आ जाता है लंग्स के, ठीक है। और एक बात, क्या एक ही मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन सफिशिएंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करने के लिए? नहीं, वहां कम से कम 4 मॉलिक्यूल चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? 4 Hb, 4 Hb combined with 1 O2 molecule to form oxyhemoglobin, ठीक है। वो ऑक्सीमोग्लोबिन इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। सिंपल, कितना? 4 Hb लगेंगे एक O2 को कैरी करने, बराबर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? O2 या ऑक्सीमोग्लोबिन। जैसे डायग्राम अभी नेक्स्ट, आप जैसे मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ मैंने टर्न किया है, तो यू कैन फाइंड, देखो, Hb plus 4O2, दैट इज इक्वल टू Hb4O2, ठीक है। Oxyhemoglobin is transported from lung to the tissue where it is readily dissociate to release O2। वही मैंने O2 रिलीज करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। अब आता है सैचुरेशन। देखो पॉइंट नंबर 1, 100% सैचुरेशन इज रेयर। हम बोलते हैं ना, वो सैचुरेशन प्रोब लगाते हैं, ऑक्सीजन प्रोब लगाते हैं, देखते हैं अरे कितना 100 है, 98 है, 97 है। तो 100 तो रेयरली किसी का रहता है, 100 भी रहा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैचुरेशन कितना होना चाहिए? 95 to 97%। किसी का 95, किसी का 96, किसी का 97, किसी का 98, किसी का 98, चल जाता है। 100 रेयर होता है, 100 होता भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे कि सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम सैचुरेशन जिसको SpO2 बोलते हैं,
मैक्सिमम सैचुरेशन 65 95 टू 97 रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है उसके अंदर एल्वुलाई के अंदर प्रेशर कितना है, 100 mmHg। mmHg मतलब प्रेशर, ठीक है। अगर 100 mmHg प्रेशर 50% डिक्रीज हो गया, मतलब समझो 100 mmHg नहीं है प्रेशर लंग्स में, समझो 50 तक का है, तो सैचुरेशन कितना होगा, 50। सिंपल, ठीक है। तो वो बहुत डेंजरस होता है जब 50 mmHg प्रेशर हो गया लंग्स के अंदर, ठीक है। तो वो इंसान ज्यादा करके नहीं जी पाएगा। अरे 50 के अंदर हो गया, मोस्ट प्रोबेबली वहां चांसेस है डेथ का, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस विद द ड्रॉप इन पीपीओ। नाउ पीपीओ मतलब क्या, पीपीओ मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टेंशन क्या होता है वो समझ, जैसे जैसा जैसे जैसा आपका ऑक्सीजन टेंशन कम होगा, ठीक है, पीपीओ2 जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका सैचुरेशन भी कम होता जाएगा। जैसे मैंने बोला है ऑक्सीजन टेंशन मतलब क्या, अगेन mmHg, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एट 30 mmHg ऑफ पीपीओ2, 30 मतलब बहुत कम हो गया, 100 चाहिए था, अब 30 पे, 30 मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन, बराबर। तो उतना नीचे हम कॉन्टेक्ट के आसपास से। The relation between HbO2 saturation and oxygen मतलब टेंशन is called oxygen dissociation curve, जो एकदम राइट हैंड साइड में ग्राफ 8.7 है, देखा। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा PO2 PPO2, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा वैसा वैसा आपका सैचुरेशन लेवल भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टेंशन कम होगा वैसा आपका सैचुरेशन लेवल भी कम होगा। उस रिलेशन को हम, उस ग्राफ को हम बोलते हैं क्या ग्राफ, ऑक्सीजन डिसोसिएट कर्व। ये ऑलवेज कैसा रहेगा, इजी है, इसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट मतलब क्या, जैसे जैसा आपका ऑक्सी इमोग्लोबिन डिसोसिएट कर्व बनते जाएगा वैसा वैसा आपका प्रेशर ऑफ O2 CO2 कम होते जाएगा। सिंपल, इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीपीओ2 मतलब ऑक्सीजन टेंशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा आपका सैचुरेशन लेवल मैक्सिमम मैक्सिमम 100 mmHg होना चाहिए, जिसकी वजह से सैचुरेशन हमारा 97 98 99 100 रहे, ठीक है। अगर वो ड्रॉप हुआ तो वो भी ड्रॉप, ठीक है। और जिंदा रहने के लिए सैचुरेशन 97 96 95 या 95 के ऊपर जो भी 100 तक रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसको हम बोलेंगे बोर्स। बोर्स इफेक्ट अगर देखोगे कर्व बनाता है, वो कर्व कैसा दिख रहा है, कोई बता सकता है, ये कर्व जो दिख रहा है अभी आपके डायग्राम में राइट हैंड साइड में, वो कैसा है, सिग्मोइड है, क्या है वो, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली सिग्मोइड कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ता है, उसको एलेंडन इफेक्ट भी बोलते हैं। एक बार एलेंडन इफेक्ट को पढ़ लेंगे, ऑक्सीमोग्लोबिन फंक्शन एज एन एसिड, decrease pH of blood due to increase in the number of H ion and CO3 change into H2O CO2। ये जो पैराग्राफ है ना अब नहीं समझेगा, जो लास्ट का जो एल्डन इफेक्ट है ना, वो क्या बोल रहा है तुम लोग को अभी नहीं समझेगा, कब समझेगा पता है, जब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 उसमें वो समझ में आएगा। बट खाली अभी रीड करता हूँ, जब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में जब पढ़ाऊंगा तो जानबूझ के मैं एल्डन इफेक्ट भी लूंगा। वो क्या बोलता है पता है, ऑक्सीमोग्लोबिन मतलब HbO2 फंक्शन एज एन एसिड, एज एन एसिड मतलब बफर, एसिडिक बफर सुना हो, न्यूट्रल, ब्लड को न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए या पीएच मेंटेन करने के लिए रखता है, ब्लड का पीएच डिक्रीज करने के लिए रखता है। क्यों, ब्लड का पीएच बढ़ता कैसे, आयंस बढ़ गया, ये एच कहाँ से आया, आप तुम लोग सोचते रहेंगे अरे ये एच आयन कहाँ से आया, HCO3 कहाँ से आया, ये H2O CO2 कहाँ से आया, ये अभी नहीं समझेगा। ये कब समझेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ाऊंगा, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैसे जा रहा है वो ठीक है समझ में आ रहा है, आरबीसी इमोग्लोबिन के थ्रू 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लग रहा है एक एचबी के साथ और निकल जा रहा है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, क्लियर। और उसका ग्राफ को हम सिग्मॉइड को बोलेंगे या बोर्स इफेक्ट ग्राफ बोलेंगे, सैचुरेशन लेवल बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो सैचुरेशन बढ़ेगा, ये सब समझा। बट लास्ट का एल्डेन इफेक्ट तुम लोग को नहीं समझेगा, ये क्या है, एच आयन क्या है, सीएससी HCO3 क्या है, अरे H2O क्या है, CO2 क्या है, ये नहीं समझेगा। बस अभी के लिए इतना याद रखो, एल्डेन इफेक्ट मतलब क्या, आपका जो पीएच लेवल है एसिडिक में होता है ना, तो उसको मेंटेन करने का कोशिश करता है ब्लड, और ब्लड का पीएच कितना होता है 7.34 टू 7.4 के आसपास होता है, ठीक है।
हाँ, तो उतना मेंटेन करने की कोशिश ये करता है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़, उससे कम हुआ तो भी गड़बड़। वो कौन मेंटेन करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए भी। इन शॉर्ट उसको बोलना ये मतलब है कि पीएच मेंटेन करना है ब्लड को, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर ऑक्सीजन इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला तो पीएच बिगड़ेगा। तो पीएच बिगड़ेगा तो बहुत सारी चीजें बिगड़, बराबर ना। एक ग्रीन बॉक्स में देखो, एक ग्रीन बॉक्स में आप लोगों को एक छोटा सा ये दिया है, पॉइजनिंग के बारे में दिया है। क्यों दिया वो, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, व्हाट इज मीन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मतलब क्या, पहले वो समझ जाओ। अगर समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम लोग एक रूम में पैक हो, एकदम क्लोज्ड है, ठीक है, एकदम एनक्लोज्ड है, सब बंद है, खिड़कियां बंद है, सब 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 बंद। और अचानक क्या हुआ कि किसी ने गैस लीक कर दिया जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है? क्या आप ऑक्सीजन ठीक से ले सकते हो या नहीं? कोई बता सकता है क्या हो सकता है? एक रूम में, पूरा रूम पैक है, और उसमें किसी ने कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया। वैसे तो हम पैक रूम में रहते हैं, हमने तो बहुत बार पैक रूम में रहा, एसी बंद है, अचानक बंद हुआ, समझ में नहीं आया, हम बस सोए हुए, तो भी हम रहते हैं, उससे कोई इतना फर्क नहीं गिरता। बट अगर बट अगर समझो, पैक रूम में सीओ छोड़ दिया, सीओ टू नहीं, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा? तो याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जहर जैसा काम करेगा। जहर है, जहर। क्यों? क्योंकि जब एचबी, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कंबाइंड होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समझो गर्लफ्रेंड, ठीक है, कंबाइंड होता है, ठीक है, कंबाइंड होता है, 4 मॉलिक्यूल पकड़ता चले जाता है। बट गर्लफ्रेंड और वाइफ अब दोनों है, ठीक है, वाइफ कौन है इधर? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पकड़ेगा किसको वो? सीधा पकड़ेगा किसको? हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो भी 250 टाइम्स मोर एफिनिटी है उसका पकड़ने का। अगर वो पकड़ते जाएगा, समझो पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो गया और अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, सॉरी स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ब्रेक ही नहीं होगा। अनस्टेबल मतलब ब्रेक होगा। जैसे कि ऑक्सीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड है, ब्रेक हुआ, उसमें ऑक्सीजन साइड हो गया, हीमोग्लोबिन साइड हो गया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लगा लीवर को दे दिया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लगा हार्ट को दे दिया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लगा टिश्यूज को देना, दे दिया। ऑक्सीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल कंपाउंड, बट दिस इज स्टेबल कंपाउंड। एक बार बन गया मॉलिक्यूल तो बन गया, उसको कोई आके ब्रेक ही नहीं कर सकता। अब समझो, उसको कोई आके ब्रेक ही नहीं कर सकता, कौन कंबाइंड हो गया? हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों कंबाइंड हो गया, जिसका नाम क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में फैल गया, अब मेरे को बताओ, O2 अंदर जाएगा, O2 टिश्यूज को मिल रहा है, ऑक्सीजन जिस बॉडीज को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ब्रेन को, ये सबको O2 रिक्वायरमेंट है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर ये सबको O2 नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? सांस लेने में गड़बड़। अगर सांस लेने में गड़बड़ हो रहा है, O2 जा ही नहीं रहा है, टिश्यूज के पास नहीं जा रहा है, ऑर्गन के पास नहीं जा रहा है, सीधा सीधा क्या होगा? धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर मतलब क्या? लिवर काम नहीं करेगा, किडनीज काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, टिश्यूज काम नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ब्रेन काम नहीं करेगा, डेथ। दैट मीन्स व्हाट? जो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनिंग, इट इज अ वेरी डेंजरस पॉइजनिंग, इट हैज अ affinity more than 250 times to combine with, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉइजन। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं है हम गलत सोचते हैं कि एचबी सिर्फ O2 को ही कैरी करता है, नहीं। अगर उसके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड रख दिया ना, तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा, O2 को पूछेगा भी नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉइजनिंग। दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ रिलीज होता है, किसी को पता है? कहाँ रिलीज होता है, किसी को आइडिया? कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, किसी को थोड़ा भी आइडिया है कहाँ रिलीज होता है? यू हैव एनी आइडिया वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड कम्स? कोई भी एक जन बताओ, कोई इशू नहीं है, कोई भी बता सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है। तुमने सुना है कभी ये गाड़ी को कार। हम बार बार चेक करते हैं, कहाँ से? हाँ, कार कार बराबर। हम बोलते हैं ना, आपके कार का ये खत्म हो गया है,
पीयूसी सुना है कभी वर्ड पीयूसी? आपके गाड़ी का पीयूसी नीचे रहता यस। है, उसका फुल फॉर्म क्या है किसी को पता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, बराबर। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल उसका क्या है? हाँ, वाटर हीटर पे उतना मैक्सिमम में नहीं निकलता है, बट निकलता है थोड़ा बहुत। बट सबसे ज्यादा कार, व्हीकल, कोई भी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, देखो वहाँ पीयूसी, वो एक छोटा सा ऐसा पॉइंटेड होता है, वो सिलेंडर पीछे सिलेंडर के अंदर डालता है, साइलेंसर के अंदर, और चेक करता है कितना कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिलीज होता है। अगर गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड 0.03% से ज्यादा रिलीज होता है तो वो कार वेस्ट है, मतलब वो जहरीला कार है, उसको बंद करो, बैन करो, बंद करो। ऐसे करके वो पीओसी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका गाड़ी सही मेंटेन्ड है या नहीं, बराबर। नहीं तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्लियर? नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब क्या चल रहा है, समझ में आया ना? ऑक्सीजन जब आ रहा है तो कौन कैरी कर रहा है? कौन कैरी कर रहा है? एचबी। अब एचबी कैरी कर रहा है तो कहाँ लेकर जा रहा है? पूरे टिश्यू को, पूरे ऑर्गन्स को, ब्रेन्स को, लिवर को, जहाँ जाना है वहां जा रहा है, बराबर। और रिटर्न में CO2 कैसे आ रहा है उसके बारे में बात चलती है। CO2 कहाँ से? प्लाज्मा। कहाँ से? प्लाज्मा या आरबीसी से, ब्लड से कैसे लंग्स में आ रहा है और लंग्स से कैसे बाहर आ रहा है उसकी बात चलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो बहुत सिंपल है, उसके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 थोड़ा इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तीन फेज में डिवाइडेड है एक्चुअली, तीन फेजेस में डिवाइडेड है। एक हो गया तुम्हारा तीन में डिवाइडेड है, मतलब तीन तरीके से आएगा। कैसे? जो CO2 पड़ा है, CO2 मतलब क्या, सिंपल है, टिश्यू क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ देता है। मतलब ऑक्सीजन जो टिश्यूज है, समझो एक टिश्यू है, इधर एक छोटा सा डायग्राम बना तो तुम लोग को समझेगा। टिश्यू समझो, अब ये समझो टिश्यू है, दिस इज व्हाट टिश्यू। ठीक है, वो क्या करेगा? अंदर आएगा, अंदर लेके आएगा कौन? एचबी। एचबी क्या लेकर आ रहा है? +O2। ठीक है, हाँ, ये O2 को अंदर छोड़ देगा जो टिश्यूज को रिक्वायर्ड है, और अंदर जो CO2 है उसको क्या करेगा? वो उसको क्या करेगा? बाहर फेंकेगा, बराबर। अब ये CO2 बाहर पड़ा है, ये डायरेक्टली थोड़ी ना लंग्स में आ जाएगा, अगेन वो ब्लड ब्लड में आएगा, बराबर। वो ब्लड में आने के बाद कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के साथ कुछ मैकेनिज्म होगा। CO2 ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, फिर बाद में कुछ तो कुछ मॉलिक्यूल बनेगा, और फाइनली CO2 लंग्स में आएगा, बराबर। और लंग्स के इधर आएगा, एनवायरमेंट में। ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है लंग्स तक का, वो प्रोसेस के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। मीनवाइल में रब कर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। समझ में आ रहा है सभी को क्या चल रहा है टॉपिक? है ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आपको समझ में आएगा ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब ही सिंपल है कि आपका O2 देने के बाद जो एक्स्ट्रा CO2 होता है, जो ऑर्गन से ब्लड में आया है, वो ब्लड से लंग्स में कैसे आएगा, लंग्स से वो हम बाहर कैसे छोड़ेंगे उसकी बात, बराबर। चलो, तो अब तीन तरीके से वो ट्रांसपोर्ट CO2, तीन तरीका है। एक तो दिख रहा है तुम लोग को बाय प्लाज्मा, वो मैं बता देता हूँ, वो बहुत ईजी है, बाय प्लाज्मा। और दूसरा होता है सोडा बाइकार्ब, बाय सोडा बाइकार्ब। और तीसरा होता है आरबीसी। ठीक है, तो तीन टॉपिक है। पहला देखो, एक एक करके मैंने दिखा भी देता। बाय फर्स्ट, बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म, वो क्या है मैं बताता हूँ। नाउ सेकंड यू कैन सी बाइकार्बोनेट्स 70%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइकार्बोनेट 70%। और तीसरा तीसरा जो रहेगा तीसरा जो रहेगा वो ऑक्सीजन, आरबीसी, बाय आरबीसी 23%। टोटल 23% बाय आरबीसी, आरबीसी लेके आएगा 70% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, और 7% आपका प्लाज्मा के फॉर्म में। ठीक है, ये तीन टॉपिक अभी पढ़ना है, सिंपल, क्लियर। अब कैसे आता है वो मैं बताऊँ, पहले हम फिर से पीछे जाए। चलो, प्लाज्मा वाला कुछ काम नहीं है, 7% मतलब नेग्लिजिबल है। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है बी पार्ट, दैट इज बाइकार्बोनेट। तुम लोग ने भी सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो मैं बता,
only 7% of carbon dioxide transferred in the dissolved form as a carbonic acid. सुना है कभी कार्बोनिक एसिड मतलब क्या? कार्बोनिक एसिड मतलब सिंपल है, 7% 7% जो CO2 है ना, प्लाज्मा मतलब क्या, कोई बता सकता है पहले? प्लाज्मा मतलब क्या? आरबीसी तो ठीक है, सेल है, प्लाज्मा मतलब? चलो तुम लोगों को पता नहीं है प्लाज्मा मतलब क्या, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले तो ब्लड मतलब क्या पहले देख लो, व्हाट इज मीन बाय ब्लड, ठीक है? ब्लड होता क्या है वो देखो पहले। ब्लड ब्लड इज इक्वल टू ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, ठीक है? ब्लड सेल्स। नाउ प्लाज्मा और ब्लड सेल्स क्या होता है मैं बताता हूँ। समझो एक बीकर है, समझो एक बीकर है। उस बीकर में समझो आपने डाल दिया हनी, ठीक है? हनी डाल, और हनी के अंदर 1 2 3 ऐसे 3 बटन डाल दिए। और ये हनी के अंदर 3 बटन, एक रेड बटन, एक व्हाइट बटन और एक येलो बटन, ऐसे 3 आपने डाल दिया। एक बीकर के अंदर हनी डाला, हनी के अंदर 3 बटन था। आर का मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, येलो का मतलब प्लेटलेट्स, ऐसे 3 बटन, ठीक है? अब जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो हनी की बात की, जो हनी है ना वो हनी वो प्लाज्मा हो गया। टुगेदर ये सब चीजें जो है ना, प्लाज्मा, हनी प्लस बटन, इसको हम ब्लड बोलेंगे। सिर्फ मुझे प्लाज्मा बोलना है तो मैं बोलूंगा हनी इज अ प्लाज्मा। समझ में आया? तो उसमें डिजोल्व होता है, उसमें डिजोल्व है। डिजोल्व क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता है? H2CO3। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 के फॉर्म में अंदर पड़ा रहता है, जब भी रिक्वायर्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्या क्या हो जाएगा? वाटर, CO2, जैसे कि इधर है, देखो देखो, ये मिटा देता हूँ, समझ में आ गया रहेगा ब्लड मतलब क्या। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, बराबर। हम आगे जाते हैं, अब तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ इक्वेशन। देखो इक्वेशन सिंपल है, कार्बोनिक एसिड में वो पड़ा रहता है, जैसे कि नीचे एक इक्वेशन है, देखो दिखेगा CO2 प्लस H2O। वो कभी कार्बोनिक एसिड में बनेगा, यानी तो कभी कार्बोनिक एसिड से CO2 और H2 में कन्वर्ट होगा। देखो बन भी सकता है, टूट भी सकता है। दैट इज व्हाट प्लाज्मा 7% इस फॉर्म में डिसॉल्व है, विच इज नेग्लिजिबल, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा 3 लाइन। अब आते हैं हम लोग आगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट दिस पार्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के लिए। बाइकार्बोनेट, तो व्हाट इज मीन बाय कार्बोनेट? बाइकार्बोनेट सुना है कभी? फुल फॉर्म क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट? फुल फॉर्म, खाली फुल फॉर्म बता, बाकी मतलब कैसे हम लिखते हैं उसको केमिकली जब लिखना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं हम? CO2, बराबर। हाइड्रोक्लोराइड एसिड को कैसे लिखते हैं? HCl। तो उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं? तो बता दूं मैं कैसे लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को? बराबर, राइट है, NaHCO3, इसको हम बोलेंगे क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, के मतलब पोटेशियम, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है या लैगिंग है? क्लियर है सर, लो है। लो है बट क्लियर है। यस सर हाँ, लैग नहीं है ना, लैगिंग नहीं है ना? नो सर हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी किसी ने बात करते समय, कोई तो अभी बात कर रहा था तो उसको लैग हुआ वॉइस को, तो मेरा लैगिंग नहीं है ना? नहीं सर ठीक है चलो, तो वॉइस कम आ रहा है अभी इतना ठीक है? इतना चिल्ला के बोलो तो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो KHCO3 NaCO3, इट इज व्हाट? कार्बोनेट। सिर्फ कार्बोनेट मतलब HCO3, सिर्फ कार्बोनेट मतलब HCO3। पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K डाल दो, सोडियम मतलब Na डाल दो, बराबर। अब इस फॉर्म में
इस फॉर्म में CO2 आता है लंग्स के पास, याद रखना इस फॉर्म में आता है, और लंग्स के पास जैसे आया तो ब्रेक हो जाता है NH2CO2 में। ठीक, वो मैं बताता आगे, इतना याद रखना। अब ये बनाना है हमको, KHCO3 बनाना है, NaHCO3 बनाना है। वो कैसे बनेगा अब मैं बताता हूँ, पहले रफ कर। तो फर्स्ट पार्ट, तुमको बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचता है। तो कैसे, देखो पहला एक दो लाइन में पढ़ लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। Bicarbonate ions 70% are nearly 70% of carbon dioxide released by the tissue under cell diffuses into plasma and then into RBC. दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो दो पार्ट क्या है मैं बाद में बताता हूँ। पहला, in the RBC CO2 combines with the water in presence of, in RBC है, ये RBC की बात चल रही है। मतलब क्या होता है पता है, आरबीसी और प्लाज्मा, अभी तो समझ में आ गया रहेगा ना। आरबीसी मतलब बटन, प्लाज्मा मतलब पानी, बाकी का हनी। तो ये हनी और प्लाज्मा, हनी और ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन होता है और बनता क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पहले समझ लो होता है। इन द आरबीसी CO2 combined with water presence of zinc contain enzyme carbonic anhydrase to form carbonic acid। अब ये कार्बोनिक एसिड कहाँ पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? याद नहीं है, कहाँ पढ़ा था? अब भी पीछे पढ़ा था ना, अभी तो मैंने बताया था तुम लोगों को। CO2 7% कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में वो पड़ा रहता है। 7% कार्बोनिक एसिड में फॉर्म में पड़ा रहता है, कभी वो CO2H2 में कन्वर्ट होता है, या CO2H2 कंबाइन होकर फिर अगेन कार्बोनिक एसिड बनता है। तो वही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इन आरबीसी CO2 है ना, समझ लो थियरी पहले समझ लो, उस पर मत पढ़ो, मत कुछ पढ़ो मत, खाली सुनो, मुझे सुनो ध्यान से। CO2 है ना, CO2 कंबाइंड विद वाटर, CO2 प्लस H2O कंबाइंड हुआ, बना क्या, कार्बोनिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, HTH2CO3। बराबर, क्लियर। एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब यहाँ रुकता हूँ मैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में मिलता है, प्लाज्मा में नहीं मिलता है, इसलिए वो यहाँ बन रहा है आरबीसी में, सेल में। क्लियर, नंबर वन। नंबर टू, सबसे ज्यादा कार्बोनिक एसिड जो है वो आरबीसी में ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एंजाइम है जो मिलाने का एंजाइम, वो एंजाइम ओनली 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 किस में है, आपके आरबीसी। बराबर। प्लाज्मा का अलग है, प्लाज्मा में देखो 7% क्यों बन रहा है कार्बोनिक एसिड, 5-7% बन रहा है क्योंकि उसमें मिनिमम है, बट इसमें मैक्सिमम है, 70% बन सकता है कार्बोनिक एसिड। व्हाई? बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है और वो स्टेबल रहता है, उठता नहीं है। समझ रहे हो ना? नहीं समझा तो फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, मेरे बोलने का मतलब क्या है। जाहिर सी बात है, प्लाज्मा में भी स्टार्ट में ए वाले में मैंने बताया कि प्लाज्मा में भी डिजोल्व फॉर्म में है कार्बोनिक एसिड, बट आप लोग ने नोटिस किया रहेगा वो जो CO2 प्लस H2 है, अगेन कार्बोनिक एसिड बन रहा है, वही कार्बोनिक एसिड वाटर में बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ऐसा हो रहा है। बट इधर क्या हो रहा है, वैसा नहीं होगा, बनेगा या कार्बोनिक एसिड बनेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, आगे देखो क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कार्बोनिक एसिड यहाँ बनेगा आरबीसी में। कार्बोनिक एसिड क्या रहेगा, अनस्टेबल कंपाउंड है, फटाक से इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। बनने के बाद CO2H2O बनेगा। देखो यहाँ डायग्राम है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो या इक्वेशन दिख रहा है, ये देखो, ये इक्वेशन को एक बार देखना तो फॉलो। CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये कहाँ हो रहा है, आरबीसी में हो रहा है, टू फॉर्म H2CO3। बराबर, क्लियर, कार्बोनिक एसिड। अगर यही प्लाज्मा में रहता तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाता, बट इधर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, साइकिल आगे बढ़ रही है। उसके बाद क्या हो जाता है, तुरंत इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आरबीसी में, वो ब्रेक डाउन क्या होगा, H प्लस HCO3, देखा आगे, H प्लस HCO3 में कन्वर्ट हो गया। अब H प्लस HCO3 क्या है, अब क्या है, ऐसे एक आयन है। बराबर, वो भी HCO3 भी एक आयन है, पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन। बराबर। अब मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था, देखो एल्डेन इफेक्ट, मैंने बोला था अरे हाइड्रोजन आयन और HCO3 आयन कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। ठीक है, ये मेंटेन करता कौन है, उसके हिसाब से ये दोनों मेंटेन हुआ तो सैचुरेशन ऊपर आता है, उसको ऐसा बोलने। ठीक है, अब ये बन गया।
अब क्या होता है ध्यान से सुना, H बन गया, CO3 बन गया। अब H और CO3 बनने के बाद क्या होता है पता है, देन ये जो दो मॉलिक्यूल है वो आरबीसी से बाहर आ जाता है। कहाँ बाहर आ जाता है? प्लाज्मा में। देखो आगे पढ़ा के थोड़ा सा जूम करके मैं बता देता हूँ कहा जाता है। देखो, इन द स्मूथ आउट ऑफ द आरबीसी, आरबीसी से बाहर आ जाता है, दिस विल ब्रिंग आउट द इम्बैलेंस ऑफ द चार्ज इनसाइड द आरबीसी। बराबर समझो, मेरा बोलने का मतलब क्या है, एक आरबीसी है और बाहर ये प्लाज्मा है। आरबीसी में बना क्या, H प्लस CO3। वो H प्लस CO3 क्या करता है, आउट आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर आके किसमें गिर जाता है, प्लाज्मा में गिरता है। अब प्लाज्मा में गिर जाता है ना, तो अंदर क्या हो जाता है, आरबीसी के अंदर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता। बोलता कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है। आरबीसी बोलता है अरे कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ तो मेरे को लाना है तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो जब लाना है ना कुछ, तो वो क्या लाएगा, क्लोराइड लाएगा। तुम देखो मैं लिख पढ़ाता हूँ एक बार। टू मेंटेन टू मेंटेन टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसी एंड द प्लाज्मा, तो क्लोराइड जो रहेगा ना प्लाज्मा में, वो अंदर आरबीसी के अंदर आ जाएगा। उसको आप बोलेंगे क्या, क्लोराइड शिफ्ट। और उसका दूसरा साइंटिफिक नाम क्या है, हैमबर्गर फिनोमेनन। सिंपल सिंपल, समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट 80% काम हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ चाहिए तो। CO2 प्लस H2O कंबाइन हुआ आरबीसी में, ये आरबीसी है। H2O और CO2 कंबाइन हुआ टू फॉर्म व्हाट, कार्बोनिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम, उसने ब्रेक कर दिया H प्लस और HCO3 माइनस, ये दोनों ब्रेक कर दिया। अब ये अंदर ये ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज मतलब आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आया। जैसे आरबीसी से निकल प्लाज्मा में आया तो आरबीसी को लगा रहे कुछ तो मेरा गड़बड़ हुआ है, मेरे को अनस्टेबल हूँ, मेरे को कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो इक्विलिब्रियम लाने के लिए, आयनिक स्टेबल लाने के लिए बाहर से जो क्लोराइड है, प्लाज्मा क्लोराइड है Cl, उसको अंदर ले लेता है। आरबीसी जैसे अंदर ले लेता है स्टेबल हो जाता है। अब ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लोराइड शिफ्ट। और उसका साइंटिफिक नाम क्या है, हैमबर्गर फिर। खत्म, अभी आरबीसी स्टेबल हो गया, छोड़ दो, अभी आरबीसी को छोड़ दो। अब आ जाओ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या है, H प्लस और HCO3 माइनस। अब HCO3 माइनस जो है वो कंबाइंड होगा किसके साथ, प्लाज्मा में तो सोडियम भी रहेगा, प्लाज्मा में पोटेशियम भी रहेगा। ये दोनों के साथ कंबाइन होगा और बनेगा क्या, देखो दिख रहा है क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3 combined with sodium to form sodium bicarbonate। और ये H is taken up by the protein, अगेन हीमोग्लोबिन पार्ट जो है ना, H प्लस को ना, HCO3 को सोडियम लेगा, H प्लस को हीमोग्लोबिन ले लेगा और HH भी बनाएगा रिड्यूस हीमोग्लोबिन। उसका कुछ काम नहीं हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगेन हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, फिर डीऑक्सी अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, वो छोड़ो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बनेगा क्या, NaHCO3। ना केवल NaHCO3 बनेगा, बट ऑल्सो फॉर्म KHCO3। दोनों में से कोई भी जो अवेलेबल है वो बने। यहाँ तक ठीक समझ में आया, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो यही पूछो, मैं थोड़ा आगे जाने वाला, थोड़ा आगे जाऊंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ऑलमोस्ट हो गया है, उतना ही है। क्लियर? अब आगे देखो, अब आगे देखो, एट द लेवल ऑफ द लंग्स, लंग्स तक पहुंच गया सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एंड वहां क्या होगा, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था PpCO2, उसके वजह से प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, आपका एक्सचेंज हो जाएगा। तो एल्वेलर सैक क्या करेगा, तुरंत उसको छीन लेगा। किसको छीन लेगा, किसको छीनेगा, पैकाबेस को, उसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद CO2 को अलग कर देगा। देखो यार, देखो CO2 को अलग कर देगा और वाटर को अलग कर देगा, और वाटर और CO2 को अलग से बाहर फेंकेगा, क्योंकि वह अभी प्रेशर ये हो गया ना, डिक्रीज हो गया है। तो अभी प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना है। वॉल्यूम को कम करना तो मीनवाइल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया एल्वेओलर और कैपिलरीज के बीच में। अब सिर्फ CO2 बचा है पूरे लंग्स में। अब जैसे CO2 बचा है, प्रेशर इंक्रीज करने के चक्कर में वो वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम पूरा बाहर आएगा, तो CO2 बाहर, खत्म, सिंपल, क्लियर? ये हो गया आपका मेन। बोलने का मकसद ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में 70% कार्बन डाइऑक्साइड आता है लंग्स के पास और ब्रेक डाउन होता है, CO2 बाहर आता है और वाटर में, H2O मतलब वाटर में। ठीक है, क्लियर, डन? एक बार चाहे तो मैं रीड कर लेता हूँ, एक बार रीड करना है तो कर लेता हूँ। एट द लेवल ऑफ लंग्स, यहाँ रीड करना है, एट द लेवल ऑफ लंग्स, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ।
At the level of lungs, in a response, the lower partial pressure of the carbon dioxide of the alveolar air, hydrogen ion and carbonate recombine to form carbonic acid under the influence of carbon anhydride. Same, फिर वो ब्रेक होता है, बाहर आ जाता है, खत्म। बराबर, क्लियर? किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक? किसी को कुछ ऐसा है नहीं समझा है? एनी डाउट जिसको नहीं समझा है? ऐसा कोई है? सिंपल है। ये तुम लोग ने 10th में पढ़ा होगा ना, कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ठीक है, चलो ठीक है। अभी बट समझ में आया ना क्या हो रहा है? यस सर। ठीक। तो नेक्स्ट आ जाता है, दो हो गया, एक तो प्लाज्मा 7 तक का हो गया, बाइकार्बोनेट 70% हो गया, बाकी 23% तो सिंपल है। बाकी 23% जो है ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे बोलते हैं ना सादा भाषा, O2 अंदर गया, CO2 बाहर आ गया, वो सादा भाषा क्या है? बाय रेड ब्लड सेल। मतलब क्या? जब समझो Hb प्लस O2 मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन टिश्यूज के पास गया, अब टिश्यू को दे देगा तो टिश्यू से कुछ लेके आना पड़ेगा ना, तो क्या लेके आएगा? गंदगी, CO2 लेकर आ जाए, सिंपल, खत्म। तो वो हो गया रेड ब्लड सेल्स 23%। देखो एक बार मैं रीड कर, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म अ लूजी बाउंड कंपाउंड कॉल्ड कार्ब अमीनो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन। मतलब क्या? मैं फिर से करता हूँ, Hb प्लस O2, Hb प्लस O2 क्या बनाएगा? ऑक्सीमोग्लोबिन, वो भी अनस्टेबल कंपाउंड है। टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यू को O2 फेंक दिया, जब O2 टिश्यू ले लेगा तो गंदगी फेंकना पड़ेगा ना उसको भी, तो फेंक देगा। कौन फेंकेगा? इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन पकड़ेगा? आगे हीमोग्लोबिन पकड़ेगा और लेकर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ अपना, क्या हुआ? गाड़ी गई, मालगाड़ी गई, माल फेंक दिया, अच्छा माल, और फिर से माल भर के रिटर्न आया। वो क्या माल है? गंदगी। वो गंदगी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। बट वो अब जाते समय था, जाते समय उसको ऑक्सीमोग्लोबिन बोला, आते समय कुछ और नाम बोलना पड़ेगा ना, तो उसको बोलूंगा क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बराबर, या लिखा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बराबर, क्लियर? दिस मॉलिक्यूल readily decompose and where the partial pressure of carbon dioxide is low, so releasing out the carbon dioxide. Again, partial pressure low है, बाहर आ गया, खत्म। क्लियर, सिंपल। ये हो गया रेड ब्लड सेल्स 23%, आरबीसी ट्रक 23%, बाइकार्बोनेट 70%, प्लाज्मा डिसॉल्व फॉर्म में कार्बोनिक एसिड 7%। दैट्स इट। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन। खत्म? समझा? खत्म हो गया, इतना ही है। अब डी, ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, खत्म हो गया चैप्टर ऑलमोस्ट। अभी और 15 से लेकर 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मेन पार्ट इतना ही था। अभी डी सेल्यूलर रेस्पिरेशन छोटा सा पार्ट है, वो तो हम पहले से पता है, इक्वेशन में ही मैंने बता दिया, तो अभी क्या बताऊं। एक बार देखो, फिर भी कुछ लगा तो पूछो, नहीं तो मैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दूं। 1 मिनट रुकता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पूछना है तो पूछ सकते हो। 1 मिनट रुकाओ, 7:44 हो रहा है, 7:45 को फिर मैं स्टार्ट। जब मैं शेयर करता हूँ, ये मेरे जो ऊपर के व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं वो आपके स्क्रीन में दिखते हैं क्या? नो सर। नहीं, ठीक। 1 मिनट रुकाओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाउ नाउ द डी पार्ट।
नाउ ए हो गया ब्रीदिंग, बी हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सी हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, फोर्थ डी हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। टुगेदर इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या? सेलुलर, सेल लेवल पे क्या हो, ये तुमने कहाँ पढ़ा रहेगा पता है? रेस्पिरेशन का चैप्टर है, प्लांट रेस्पिरेशन। हुआ है क्या वो चैप्टर? हुआ है क्या? नहीं पता, हुआ रहेगा ना प्लांट में? नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ होता है क्या। जैसे एक इक्वेशन हमने देखा था, यहाँ दो स्टेप्स होते हैं। हाँ, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन या प्लांट रेस्पिरेशन, वो जो चैप्टर है, वो चैप्टर का ही थोड़ा सा समरी इधर दिया है। वो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, 10 पेज का चैप्टर है, बट उसको एक दो पैराग्राफ में यहाँ देके खत्म किया है। मतलब क्या है सुन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या? सेल लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज सेल लेवल पे क्या होता है। अब ऑक्सीजन तो पहुंच गया सेल तक, सेल मतलब टिश्यू तक तो ऑक्सीजन कैसे तो कैसे आपने पहुंचा दिया। अब वहां क्या होता है? ऑक्सीजन जब सेल में जाता है, सेल में ऑलरेडी खाना रहता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? C6H12O6 व्हिच इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। वो कंबाइंड होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ to form 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water, and 86 kilocalorie of what? Kilocalorie of what? मैंने बताया था ATP। यहाँ हम ATP बोलो, 38 ATP बोलो, 86 किलो कैलोरी बोलो। ठीक है, क्लियर? अब होता क्या है, एक बार वो देख लो, समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बाउंड ब्रेक होता तो 7.3 किलो कैलोरी आपका एनर्जी रिलीज होती है। तो उसने 7.3 किलो कैलोरी इंटू 38 किया तो आंसर आया 86 किलो कैलोरी। अब देखो, ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल रिलीज अ वेट एनर्जी दैट इज कॉल्ड एटीपी। सिंपल। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? एडीपी, एडीपी जो है ना, एक एडीपी मॉलिक्यूल दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर या एक फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होकर एटीपी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। It involves the trapping the heat energy in the form of heat energy bound of ATP molecule। मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद है? ADP प्लस एक IP मतलब फॉस्फोराइलेशन से कंबाइंड होगा तो अगेन ATP बनता है। तो ये कब बनता है पता है क्या? ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फूड, C6H12 से O6 से जब धीरे 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 कन्वर्ट होगा ना, तो जब कन्वर्जन के समय जो बनता है ना मॉलिक्यूल्स, उसको हमें ATP। बस इतना ही। ठीक है, डन, क्लियर? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ से पूरा पार्ट थियोरेटिकल है, डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ? अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में किसी को कुछ डाउट, सॉरी डाउट है तो पूछो। यहाँ से पूरा अभी थ्योरी है। थ्योरी मतलब क्या? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग कितना होना चाहिए, किससे ज्यादा हुआ तो कौन, क्या होता है, वो सब आ रहा है। तो आप लोगों को किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो रहा है। नाउ दैट्स इट, ये लास्ट पेज है, यहाँ तक चैप्टर खत्म है और आर्टिफिशियल वेंटिलेटर आता है, बस खत्म। उसके बाद आपका चालू होता है सर्कुलेशन। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ये पार्ट तो नेक्स्ट टाइम सब चालू करेंगे। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन इन एनिमल्स, मतलब यहाँ से न्यू चैप्टर सर्कुलेशन। ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर को बता दो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होता है। और ये डिजीजेस है, एक एक डिजीजेस को हार्डली 2 मिनट भी, और ये अभी तो 3 मिनट के अंदर ही खत्म होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है? सिंपल, और मैं बता दो, बताओ। किसी को कुछ डाउट्स है इस पे? हो गया चैप्टर 90% हो गया, सिर्फ 10% बचा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हमने ह्यूमन ऑर्गन देखा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखा, हमने ऑर्गन के बारे में डिटेल पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, सब खत्म। अब खाली इतना ही पूछ रहा है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन होता है तो ऑटोमेटिक एक्सपिरेशन क्यों होता है, वो एक छोटा सा एग्जांपल है। फिर उसके बाद डिजीजेस है, उसके बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। अगर हमारा लंग्स काम नहीं कर रहा है तो हमको क्या, किस पे डालना पड़ेगा, या क्या दूसरा ऑप्शन?
बढ़ू आगे। बढ़ू आगे, पूरा थ्योरी है। Yes. यहाँ तक का समझा? क्लियर है? Yes. ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। मतलब ये वाला जो टॉपिक है, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मतलब क्या? ब्रीदिंग हमारा कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रीदिंग हमारा कौन कंट्रोल करता है? सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग हमारा कंट्रोल करता है ब्रेन। और ब्रेन का मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम लोगों को, मैंने बताया था, ऑल्दो इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन होना ही है, इनहेल किया तो एक्सहेल करना ही है, बराबर। ये तो लंग्स लंग्स के जो आजू बाजू के स्ट्रक्चर है वो भी फोर्स करते हैं, बट उसके अलावा ब्रेन भी एक्ट करता है, ब्रेन भी कंट्रोल रखता है, ब्रेन भी उसके ऊपर काम करता है। मैंने बताया था लास्ट में, मैंने एक बार बोला था मेडुला ऑब्लांगाटा, मैंने बोला था ऐसा कुछ वर्ड कि ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो रेस्पिरेशन रेट, मतलब रेस्पिरेशन जो रहता है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो, अगर उसको कोई मार दिया, समझो मेरे मेडुला ऑब्लांगाटा, देखो मेडुला ऑब्लांगाटा मतलब ये एरिया, यहाँ मेडुला ऑब्लांगाटा और पाउंस होता है, पाउंस और मेडुला ऑब्लांगाटा होता है ब्रेन का एक पार्ट है। मतलब जैसे कि ब्रेन का पार्ट जैसे सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, बराबर, मिड ब्रेन है, तो उसी तरह एक छोटा सा हैंड ब्रेन में दो पार्ट आता है, एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, नीचे जो छोटा दिमाग हम बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं बचपन में, पता है, या मत मार, बराबर। ये जो छोटा दिमाग है उसके भी नीचे एक छोटा सा और एक भी है, पॉन्स, नहीं सॉरी, पॉन्स है, पॉन्स के नीचे छोटा दिमाग है, जो छोटा दिमाग का नाम क्या है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, ठीक है, आम भाषा में बोला जाता है ऐसा। उस मेडुला ऑब्लांगाटा और पॉन्स का सेंटर्स है, उन दोनों के पास रेस्पिरेटर का सेंटर्स है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स, उसी की वजह से हमारा रेस्पिरेशन इनहेल होता है, उसी की वजह से हमारा एक्सहेल होता है, इनहेल एक्सहेल, बराबर। उसको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री। नॉर्मल ब्रीदिंग इज इनवॉलेंट्री, रोक रोक नहीं सकते, बराबर, क्लियर। रेस्पिरेटरी सेंटर्स किसके बाद है? पॉन्स और मेडुला। अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर से रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए? मैंने बताया था 18 to 20, 18 से 20, इसमें 12 दिया, रॉन्ग दिया है। 18 to 20 मतलब एक बार सांस लिया, एक बार सांस छोड़ा, ऐसा एक हो गया, ऐसे एक मिनट में 18 से 20 बार होना चाहिए। अगर समझो न्यूबॉर्न बेबी में ज्यादा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी को ध्यान से देखोगे ना, जब सोया रहेगा ना, उसका पेट देखो, अंदर बार अंदर बार अंदर बार अंदर बार अंदर बार होता है, तो चेस्ट से रेस्पिरेशन नहीं ज्यादा करता, वो पेट से रेस्पिरेशन करवाता है, दैट्स वो एब्डोमेन से ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, तो उनमें रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा रहेगा, 44, काफी ज्यादा अंदर बार अंदर बार अंदर बार होगा, अपना धीमे गति से होता है, आराम से होता है, बराबर, इसलिए 18 से 20, क्लियर। अगर एडल्ट में, अगर एडल्ट में वो रेस्पिरेटरी रेट समझो बढ़ गया 30 या 35, तो क्या बोलेंगे हम? Ast. अस्थमा भी बोल सकते हैं, या नहीं तो कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जिसमें श्वास लेने की गति में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, उस वजह से उसको ज्यादा लेना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसा कोई भी में हो, कोई भी हो सकता है, कोविड में हो सकता है, बराबर, यानी तो निमोनिया में हो सकता है, बराबर, यानी तो अस्थमा में हो सकता है, बराबर, तो कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लंग्स के डिसऑर्डर में हो सकता है, बराबर। अब आगे जाओ, नेक्स्ट, उसके अलावा ये रेस्पिरेशन ऑटोमेटिक कैसे होता है? मैं ऑटोमेटिक कैसे होता है? इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो होता क्या, ध्यान से सुनो। जब मैंने इनहेल किया, ऑक्सीजन रीच है, तो वो इनहेल करते समय वहाँ एक नर्व है, वेगास नर्व, वो वेगास नर्व क्या करता है, उसका इम्पल्स हवा नहीं लेके जाता है, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब क्या? इम्पल्स, इम्पल्स मतलब स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलाई मतलब, अगर देखो मेरा हाथ है, हाथ को आपने हाथ, मेरे हाथ को किसी ने ऐसा टच किया, मेरे को समझ में आया, दैट इज कॉल्ड वर्ड इम्पल्स। इम्पल्स मतलब फीलिंग, समझो, इम्पल्स, वो समझ में आ गया। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो एक इम्पल्स जाता है, जनरेट होता है, वो सीधा जाता है वेगस, वेगस नर्व है, लॉन्गेस्ट नर्व होता है अपने शरीर में, वो जो ब्रेन को जाके टच होता है, तो वेगस नर्व जाके
लेकर जाता है, इम्पल्स को लेकर जाता है और वहां क्या करता है, एक्सपिरेटरी सेंटर तक लेके जाता है। हाँ मैंने सांस लिया, तो जैसे सांस लिया है ना, वो क्या बोलता है, ठीक है अब सांस लिया ना, तो मैं और एक सिग्नल भेजता हूँ कि उसके बाद उसका इंस्पिरेटरी मसल्स के पास जाके काम करे और उसको बताना चाहिए कि अभी इसने सांस लिया, सांस लेने के बाद अभी सांस छोड़ना भी है। तो वो जब जाके एक्सपिरेटरी सेंटर के पास जाके बोलेगा अभी उसने सांस लिया है, अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया, अभी सांस को जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद CO2 जो जमा हुआ उसको बाहर फेंकना है, तो वो एक्सपिरेटरी ऑर्गन, एक्सपिरेटरी पार्ट के पास, सेंटर के पास जाता है और उसको आदेश देता है कि सिग्नल देता है कि अभी आपको एक्सपिरेटरी करना है, तो वो एक्सपिरेटरी करता है, तो CO2 बाहर आ जाता है। ये पूरा काम करता कौन है, पॉन्स और मेडुला। अगर गलती से भी, और गलती से भी पॉन्स और मेडुला को किसी ने मार दिया, हम बोलते हैं ना बचपन में, अरे इधर छोटा दिमाग है मार मत, अगर किसी ने मार दिया जोर से, तो ऑन स्पॉट डेथ होता है। क्यों, क्यों होता रहेगा, क्यों होता रहेगा? क्योंकि देखो, हम जिंदा रहते हैं दो दो रीजन से हम जिंदा रहते हैं, एक हो गया खाना, दूसरा हो गया हवा, मतलब रेस्पिरेशन। अगर हमको रेस्पिरेशन ही नहीं मिल रहा है, मार दिया समझो, मार दिया, डैमेज हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा डैमेज हो गया, तो रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो गए ना, सांस लेना कैसा, सांस छोड़ना कैसा, नहीं चल रहा है, तो O2 अंदर कैसे जाएगा? अगर O2 अंदर नहीं जाएगा तो हमको 5 मिनट में या 10 मिनट में death, बराबर ना? क्लियर, सिंपल। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं वहां मार, बराबर। ये हो गया पहला। अब दूसरा, अब दूसरा, उस मैकेनिज्म को एक बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं वो याद रखो, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेरिंग ब्योर इफेक्ट। ठीक है, उस मैकेनिज्म का नाम है ये, यहाँ जो कंट्रोल करता है ना, देखो चाहिए तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ जूम करके। देखो इवेंट्स आर कॉल्ड, जो रिफ्लेक्स होता है ना, इंस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, एक्सपिरेटरी रिफ्लेक्स, जो ब्रेन देता है सिग्नल, उसको हम बोलते हैं हेरिंग ब्योर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्योर रिफ्लेक्स कंट्रोल द डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, रिदम रेस्पिरेशन करता है, ये सब मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल। लंग से भी जुड़ा हुआ रहता है, हार्ट से भी जुड़ा हुआ। नाउ मॉडिफाइड 8.5, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट क्या होता है? ये कुछ नहीं है, चाहिए तो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। सम रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मूवमेंट एंड हेल्प एक्सप्रेस इमोशन, क्लियर द एयर पैसेज ऑफ दिस। वो क्या है एक बार देख लेते हैं। मूवमेंट सम में वेरी रिफ्लेक्स, हाँ हाँ, कफिंग एंड योनिंग, जैसे कि देखो, बट अदर कैन बी इनिशिएटेड वॉलंटरली। एक अलग रेस्पिरेटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है, जैसे कि यॉर्निंग हो गया, वो भी एक तरीके का रेस्पिरेटरी मूवमेंट हो गया। या कफिंग वाला, कफिंग करते समय भी जो आता है रेस्पिरेटरी, वो हो गया मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी। वो ऐसा बोला है, कुछ टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज काफी आते हैं, तो एक बार देखो। ठीक है, क्या बोला, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कॉमन डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स मतलब बीमारी, बीमारी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे होंगे, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ है, जस्ट होल्ड ऑन, देखो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सिम्टम्स तक ही मुझे चाहिए, या कॉज, सिम्टम्स और कॉज, बाकी कुछ जरूरत, बाकी ट्रीटमेंट मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, सिम्टम और कॉज। तो सबसे पहले एक एक करके मैं टिक करता हूँ और एक एक करके मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा चल रहा है। पहले ये सब मिटा दूँ, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। पहले आता है एम्फाइसीमा। किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा मतलब क्या? चलो, एम्फाइसीमा मतलब क्या? एम्फाइसीमा एक ऐसा डिजीज है लंग्स का, ठीक है, उसमें क्या होता है पता है? पुई, पुई मतलब क्या? पस, पस जमा होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर जो पार्ट होगा, उस पार्ट में थोड़ा सा वो पस जमा हो जाता है, उस वजह से वहां डीप में, समझो एक इमेजिन करो, समझो आपका जो लंग्स है, लंग्स में डीप तक क्या जाता है, O2 जाता है और CO2 को बाहर फेंकता है। अगर समझो आपका छोटा सा पार्ट पूरा पस जम है, तो क्या उसके अंदर O2 जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। O2 नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपको ठीक तरीके से O2 नहीं मिलेगा। ठीक तरीके से O2 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका जो RR है वो बढ़ जाएगा,
उसको हम बोलेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलाई। ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलाई मतलब उधर का पार्ट डैमेज हो रहा है ना एल्वुलाई का और नीचे के, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्यों हो सकता है? स्मोकिंग हो सकता है, या नहीं तो एयर पोल्यूशन। अभी मैं थोड़ी देर पहले, बराबर क्लियर। क्लीन कैसे रखना है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, या तो साइड बाय साइड ट्रीटमेंट भी देख लेंगे। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्विट करो स्मोकिंग, अवॉइड करो पोल्यूशन, या ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से अंदर दे दो, ऑक्सीजन की नली लगाओ, ऑक्सीजन अंदर दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, वो लिखा नहीं है, एंटीबायोटिक दे दो, या नहीं तो कोई तो ऐसा वाफ वाफ आता है ना, वाफ हम लगाते हैं नेबुलाइजर, वो दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। बराबर क्लियर। अब सेकंड सेकंड आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसको, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब क्या? टिस मतलब क्या, मैंने लास्ट में बताया था। जैसे कि देखो टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिलाइटिस, टिस टिस बोलता हूँ हमेशा, हमेशा याद रखना टिस मतलब इन्फ्लेमेशन। अभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब क्या हुआ, गंभीर, थोड़ा ज्यादा, क्रॉनिक मतलब थोड़ा ज्यादा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक मतलब ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स याद होगा ना कि नहीं याद है, भूल गए क्या? ब्रोंक्यूल्स शायद नहीं याद है तो मैं बता दूं, ये हो गया आपका ट्रिकिया, ये हो गया ब्रोंकाई, इसका जो ब्रांचिंग 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 होता है ना, इसका ब्रांचिंग 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 ब्रांचिंग, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। उसका जो इन्फ्लेमेशन को हम बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। किसी में क्रॉनिक, किसी में एक्यूट। क्रॉनिक मतलब थोड़ा डेंजर, एक्यूट मतलब थोड़ा मामूली सा। अब उसके बारे में हम बता, सुन भाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसका इन्फ्लेमेशन को हम बोलेंगे क्या, ब्रोंकाइटिस। एक एक्यूट होता है, एक दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होगा, क्रॉनिक में क्या होगा, जो जाहिर सी बात है डेंजर है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगा। अगेन स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, सेम ट्रीटमेंट है, बट इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट में आपको और 2-3 ट्रीटमेंट उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन है पक्का, तो एंटीबायोटिक लगेगा, एंटीबायोटिक लगाने पड़ेगा, या तो सर, कोई वार्म। हाँ, योर वॉइस इज लैगिंग और बीच में लो हो रहा है। वॉइस लैगिंग हो रहा है, 1 मिनट रुको, वाईफाई से, 1 मिनट रुको, वाईफाई से। ओके, क्लियर आ रहा है वॉइस अभी? वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया है, तो मेरे को एक एक डिजीज का नाम आप लोग बता दो, मैं पीडीएफ पे भी शेयर नहीं करता हूँ, तो मैं उसका ये बता देता हूँ, मतलब उसका कॉज, उसका सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट। तो हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा, वो वार्म और ड्राई प्लेस में रखना पड़ेगा, जितना हो सके उतना वार्म, जितना हो सके उतना ड्राई, तो वो कम हो जाएगा। एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट में ऑलमोस्ट, एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट में तो अभी अभी जस्ट हुआ है, हाँ, अभी जस्ट हुआ है, तो उसमें चाहिए तो मैं एक बार पीडीएफ भी आपको शेयर करूँ तो वो अच्छे रहेगा। काम एक साथ हो जाएगा, मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा था कि एक्यूट में क्या होगा पता है? एक्यूट में क्या होगा, वायरस और बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है। सब जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसकी वजह से वो होता है। उसमें वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है ब्रोंकिल्स को, एक्यूट ब्रोंकाइटिस उसकी वजह से होता है। गोलियां लो, टैबलेट लो, वाफ लो, स्टीम लो, ठीक हो जाएगा। बराबर, आपसे बहुत सारे लोगों को हुआ रहेगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस तो तुम लोग ने सुना होगा, साइनस है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी साइनस। ये साइनस होता है ना जो अंदर Yes. गैप होता है, इसमें पूरे साइनस में इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, ये मुकस डिस्चार्ज होता है नाक के अंदर, बार बार सर्दी और सर्दी बाहर आता है। बराबर, वो भी वायरस या बैक्टीरिया के वजह से होता है। उसमें भी आपको क्या लेना पड़ेगा, वाफ लो, डिकंजेशन लो, एंटीबायोटिक्स लो, या सर्दी कम होने की गोलियां लो, उससे वो कम होता है। बराबर। अब लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, इसको लैरिंजाइटिस। अब लैरिंजाइटिस में क्या होता है वो सब, गला बैठता है। जैसे देखो, अपन गणपति में चिल्लाते बहुत चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि सबके गला बैठ जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑर्सिनस ऑफ वॉइस, लैरिंजाइटिस हुआ है चिल्ला चिल्ला के। बराबर। तो चिल्ला चिल्ला के जो इन्फेक्शन हुआ है, लैरिंजाइटिस हुआ है, दैट इज कॉल्ड लैरिंजाइटिस। क्या करोगे, गार्गल करोगे। बराबर, मेडिसिन लोगे, वॉइस को रेस्ट दोगे, ज्यादा चिल्ला, एक बार गला बैठ गया तो बार बार थोड़ी चिल्लाना है, रेस्ट देना है। मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लोगे, गार्गल करोगे, ठीक है, ये सब चीजें करने से भी वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। बराबर। अब बता, निमोनिया, निमोनिया मतलब जैसे कोविड पेशेंट में होता है निमोनिया, मतलब लंग्स काम ही नहीं करते, लंग्स के अंदर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, जिसके अंदर पानी करता है, पल्स करता है, जो भी है, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस ही नहीं ले पा रहा है। O2 ले रहा है, O2 अंदर तक नहीं जा रहा है, और अंदर तक नहीं जा रहा तो बॉडी सेल्स को नहीं पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड निमोनिया। अगर वो हुआ वो तो पूरी कंडीशन है, बहुत ही बेकार कंडीशन। तभी तो इमीडिएटली कुछ सोचना नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, एंटीबायोटिक चालू करना है, आईवी से एंटीबायोटिक चालू करना है, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो सकता है, कोविड निमोनिया हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। बराबर। अब नेक्स्ट, अस्थमा। अस्थमा तो सिंपल, लास्ट टाइम मैंने बता दिया। अस्थमा मतलब सिंपल है। अस्थमा में होता क्या है, समझो, एक आध व्यक्ति जिसको एलर्जिक है, जैसे डस्ट एलर्जिक है, उसने डस्ट ले लिया अंदर, तो वो डस्ट जाता है किधर, ब्रोंकिल्स के पास। जैसे ही ब्रोंकिल्स को डस्ट पसंद नहीं ना, वो जो डायमीटर है ना पूरा सिकुड़ जाता है। वो डायमीटर ऐसा रहना चाहिए, पूरा सिकुड़ जाता है। अगर पूरा सिकुड़ गया तो ऑक्सीजन, समझो पूरे सब ब्रोंकिल सिकुड़ गए, वो तो अंदर तक जाएगा, एल्वेलाई तक नहीं जाएगा। अगर ओटो एल्वेलाई तक नहीं जाएगा तो आप सांस लेके भी क्या फायदा है, ओटो अंदर जा ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्पीड डबल करना पड़ेगा। बराबर। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो इनहेलर आता है, पता है ना, इनहेलर मारते हैं, जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, इनहेलर मारते हैं। जैसे इनहेलर मारा तो वो ब्रोंकाइल तक चले जाता है, वो जो सिकुड़ गया है वो खुल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोस्पाज्म और ये ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकियल डायलेट हो गया, फिर अगेन सांस लेने की तकलीफ चालू। क्लियर, समझ में आया? क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे सिलिकोसिस एंड एबिस्टोसिस। होता क्या, कुछ कुछ ना लोग ना ऑक्यूपेशन, काम काज के वजह से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। काम काज के वजह से कैसे होगा, ठीक, जैसे कि एग्जांपल, कोल माइन पता है, खान, जब नीचे जाते हैं तर 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 बड़े बड़े मशीन मारते हैं, तो जब सिलिकॉन ब्रेक कर रहे हैं, कोई भी चीजें ब्रेक कर रहे हैं, समझो सिलिकॉन ही ब्रेक कर रहे हैं मशीन से, अगर मास्क बराबर लगाया नहीं है, फेस शील्ड बराबर नहीं है, तो क्या होगा, उसके फाइन 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 पार्टिकल्स निकलते हैं, एकदम फाइन पार्टिकल जो आंखों से दिखते भी नहीं है। वो फाइन पार्टिकल्स को क्या, वो बाहर निकलेंगे, हम क्या करते हैं, इनहेल किया, काम करते करते इनहेल तो करना ही पड़ेगा, जब इनहेल किया वो फाइन पार्टिकल धीरे से अंदर जाएगा। ट्रैक कैसे होते हैं, ब्रोंकाई ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकल्स धीरे 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 करके वो लंग्स में जमा होते हैं। ल्यूमिन है ना, ये जो डायमीटर इतना है ब्रोंकिल्स का रहना चाहिए इतना, तो धीरे 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 छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पूरी तरह बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा, उस बीमारी को हम बोलेंगे सिलिकोसिस। सिलिकॉन की वजह से वो सिलिकोसिस। उसी तरह एस्बेस्टोसिस,
ये जो एस्बेस्टस के जो बड़े है, वो जो पत्थर एस्बेस्टस के बड़े-बड़े पत्थर है, वो भी जब ब्रेक करते एस्बेस्टस के पत्थर को ब्रेक करते फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं। वो जो फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं अगेन इनहेल करते हैं, एक ही बार में नहीं, लंबे समय तक काम करना, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कोई काम करता ना ये फील्ड में, तो उसके लंग्स में खराबी होता है, जिसको बोलते हैं COPD। COPD मतलब क्या? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्रोनिक मतलब बहुत ही गहरा, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उस नलीज में सब में ऑब्स्ट्रक्शन होना, डिसऑर्डर पल्मोनरी मतलब डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव मास्क पहनो, गेयर ड्यूरिंग वर्क, ये सब ध्यान देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर देखो लिखा है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल लाइक सिलिका एस्बेस्टस पार्टिकल ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन, काम करते समय इंफॉर्मेशन प्राइवेसी लंग डैमेज। बराबर? क्लियर? दैट्स ये हो गया आपके डिजीजेस। अब आता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा। बाकी ये जो है ना ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप ही पढ़ लो, आपने सेल्स में पढ़ा होगा, वही है। मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, कोई बता सकता है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन मतलब क्या? अभी जो हम ले रहे हैं दैट इज व्हाट? नेचुरल। नेचुरल नेचुरल वेंटिलेशन है, ये नेचुरल प्रोसीजर है। सांस लिया, सांस छोड़ा। अब समझो, मेरा लंग्स काम ही नहीं कर रहा है, समझो लंग्स में इतना प्रॉब्लम हो गया है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, समझो रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, मेरा डायफ्राम ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा ऊपर का ट्रैक पूरा खराब हो गया है, और मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को हो ही नहीं रहा है सांस लेने के लिए, और मेरा SpO2 देखा, SpO2 देखा तो अरे 80, 82, 85 इतना कम है, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। गया 80 के नीचे, 70 के नीचे, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। वेंटिलेटर क्या है? मैकेनिकल मींस वेंटिलेटर सुना होगा ना, हम बोलते हैं अरे वेंटिलेटर पे डालना है, पेशेंट वेंटिलेटर पे, तो क्या कैसे वेंटिलेटर पे रहता है, क्या करते हैं उसमें? उसको सर्जरी नहीं है, वो एक सर्जरी नहीं है। वेंटिलेटर क्या करते हैं, एक नली होती है, एक नली होती है इतनी सी, वो नली को अपने मुंह के अंदर से डाल के ट्रकिया में डाल दिया ट्रकिया में। अब वो जो बाहर की नली होती है, अंदर तो एक होल तो गया है, वो नली का एक होल अंदर गया है, एक होल बाहर है, बाहर के होल को हम वेंटिलेटर मशीन लगाते हैं, और वो जो वेंटिलेटर होता है मशीन, वो आर्टिफिशियल लंग्स के जैसे काम करता है, आपको O2 अंदर भेजता है और आपका CO2 बाहर, O2 अंदर, O2 अंदर, CO2 आर्टिफिशियल लंग्स करता है। जो हम बोलते हैं जब हम से सांस नहीं ले पाते हैं या रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, कोविड पेशेंट में जो हम देखते हैं मोस्टली, वो सब पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे डालते हैं, बराबर? या नहीं तो जब जब कभी होता है सर्जरी, जब हम सर्जरी करवाते हैं, किसी का सर्जरी करवा रहे हैं, तो किसी का सर्जरी हो रहा है, तो हम पूरे बॉडी को सुन करते हैं, अगर पूरे बॉडी को सुन हो गया तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी सुन होता है, मसल्स सुन होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर नली डाल के वेंटिलेटर रख करके फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जब वो सुन आ जाता है, वेंटिलेटर भी हटा देते हैं, उसको भी ठीक कर। तो ये हो गया आपका वेंटिलेटर। क्या काम करता है? ऑक्सीजन का अंदर फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, हेल्प इन पेशेंट ब्रीथ। सिंपल, क्लियर, डन। अभी किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। ऑलमोस्ट चैप्टर डन। ट्रांसपोर्ट ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पढ़ लो, बाकी ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट आता है टॉपिक सर्कुलेशन इन एनिमल। तो सर्कुलेशन इन एनिमल जो है वो अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, और ना ही मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी किसी को 5-10 मिनट के लिए मैं हूँ, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आई विल एंड द लेक्चर। जब 5 मिनट हूँ मैं, किसी को कुछ पूछना है, ये डिजीजेस समझ में नहीं आया, या ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 समझ में नहीं आया, रेगुलेशन फिजिक्स समझ में नहीं आया, किसी को ऐसा कुछ लगे, कुछ भी डाउट पूछना है पूरे चैप्टर में स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो पूछ सकते हो, ठीक है? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऐसे नाम है एक चैप्टर का, मतलब एक नाम चैप्टर एक है, बट इसमें 2 टॉपिक है। एक रेस्पिरेशन जो आज हमने खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट जो चालू होगा सर्कुलेशन। 2-3 साल पहले
अलग अलग थे, एक रेस्पिरेशन अलग था, सर्कुलेशन अलग था, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलो, तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछते रहो, चैट बॉक्स में डालते रहो। अगर किसी को कुछ लगा, कुछ पूछना है तो पूछो। आई एम देयर फॉर 8:20 to 8:25 के बीच तक हूँ मैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो आई एम देयर फॉर 4 to 5 minutes मोर। बहुत ऑनलाइन वाला बहुत ये होता है, नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। क्योंकि अपन लाइव लेते हैं ना, तो थोड़ा तो रुकना पड़ता है, बना लेना कि हम रुक जाते हैं, उसमें तो नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या है। इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछो। अगर सब समझ में आ गया हो तो यू कैन लीव स्लोली स्लोली। मुझे ये बोल दो नो डाउट्स, फिर लीव कर सकते हो। डोंट हैव एनी डाउट No doubt. हाँ, मैसेज डाल दो तो उस तरीके से आप निकल सकते हो। तो श्रावणी का आंसर आ गया, सो यू कैन लीव नाउ। आई कैन सी शाइल जादव आल्सो नो डाउट्स। राजलक्ष्मी सिंह नो डाउट। तन्वी नो डाउट, सो यू कैन लीव। श्रावणी जादव नो डाउट्स, यू कैन लीव। जिसको डाउट है वो रुक सकता है। प्रीति राजोलू नो डाउट्स, यू कैन लीव। पूनम you can also leave, you also don't have any doubts, that's good। और बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? अगर जिसको कुछ डाउट्स है they can stand, and otherwise you can also leave, but मैसेज ड्रॉप करके लीव होना है। if you have doubts be on standby। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मजेदार चैप्टर। we have finished that chapter respiration। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा सर्कुलेशन। बस इतने ही लोग हैं, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। ओके, चलो, सो नाउ आई एम लिविंग। मैं भी निकलता हूँ, हो गया डल।